नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री के रिवीजन की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए अभी जैनिज्म और बुद्धिज्म के इशू को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग का मेन सोर्स जो है वो तमिलनाडु बोर्ड की टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने अभी तक बात किया था कि लेटर वैदिक एज में जो ब्राह्मणिज्म है इनकी जो डोमिनेंस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये सोसाइटी पे बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रही थी। सोसाइटी पे इम्पैक्ट उनका बहुत बुरा हो रहा था। सोसाइटी बहुत रिजिड हो जा रही थी और सोसाइटी पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। और यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो कि डिसएसोसिएशन हो रहा था। डिसएसोसिएशन जो है वो हो रहा था। लोग जो हैं वो रिलीजन से दूर जा रहे थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था, फेथ जो होती है दोस्तों, फेथ और उसके ऊपर बेस्ड सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी है वो सब जो है वो धीरे धीरे से समाप्त हो रही थी। फलस्वरूप ब्राह्मणिज्म के खिलाफ या इस डॉगमेटिक डोमिनेंस के खिलाफ एक रिलीजियस मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द 6th century BCE। और वहीं से जैनिज्म और बुद्धिज़्म जो है हमारे सामने निकल कर आते हैं। और इनको छोड़ के और भी कई सारे रिलीजन आए थे, लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस में गए। अभी हम लोग बात करते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में इंडिविजुअली। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 6th century BCE में, जो कि एक बहुत ही वंडरफुल सेंचुरी की तरह से कंसिडर किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ग्रेट थिंकर्स लाइक बुद्धा, महावीर जैन, हेराक्लिटस, ज़ोरास्टर, कन्फ्यूशियन, लाओती, ये सब के सब जो हैं इसी समय काल में आए हैं। इस समय काल में ऑल्सो एक और जो चीज़ हुई है वो है हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो है वो सामने आए हैं। हेटेरोडॉक्स सेक्ट का मतलब ये होता है कि अलग अलग सेक्ट के लोग एक ही रिलीजन के छत्र छाया में आ रहे हैं। ये जो ब्राह्मणिज्म डोमिनेंस है, यहाँ पे हेटेरोडॉक्स का कोई स्कोप नहीं है। अलग अलग लोगों को अलग अलग इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। वहाँ पे जो है वो एक्चुअली में ऑर्थोडॉक्स है। ब्राह्मणिज्म जो है वो ऑर्थोडॉक्स है, कट्टरपंथी है, लेकिन ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट है। और इसी के अंदर से जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है ये सामने निकल कर आ रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया और इंडिया के सोसाइटी पर रखा है। अब देखते हैं कि प्राइमरी कॉज क्या है राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करी है, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। एक रिलीजियस अनरेस्ट था सोसाइटी में ड्यूरिंग 6th century BC या BCE। द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस एडवोकेटेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज वर नॉट एक्सेप्टेबल टू मेनी कॉमन पीपल। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, तो कई लोग इससे दूर जा रहे थे। इसके अंदर बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे। उपनिषद तो ऐसे थे कि जिसको समझने के लिए एक हाईली फिलोसॉफिकल माइंड की ज़रूरत थी। तो काफ़ी ज़्यादा ये सोसाइटीज़ को ग्रास्प ही नहीं कर पा रही थी। देयरफॉर व्हाट वाज नीडेड, एक लार्जर इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी, जो चीज़ ज़रूरत था वो ये था कि एक सिंपल, शॉर्ट और इंटेलिजिबल तरीका, अ वे टू सैल्वेशन फॉर ऑल द पीपल। This need was fulfilled by the teachings of Buddha and Mahavira। और ये तो रही सिर्फ रिलीजियस फैक्टर जिसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म सामने आए। इसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर्स भी थे जिसके बारे में हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे बात करी थी, इस वाले एरिया पे जब हमने बात करी थी। यहाँ पे भी देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Just social and economic factors also contributed to the rise of these two religions. The rigid caste system generated a tension in the society। ठीक है। The growth of trade led to the improvement of the economic condition of the Vaishya। अब क्योंकि ये सोसाइटी जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी वो काफ़ी रिजिड थी, इसमें कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था, इसमें वैश्य और शूद्र को काफ़ी नीचे रखा जाता था, उनको कई तरीके की प्रिविलेजेस नहीं दी जाती थी। लेकिन ये 6th century में बहुत ज़्यादा ट्रेड के डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वैश्य लोगों की, वैश्य कास्ट की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई। और जब वो इंप्रूव हुई तो वो डिमांड करने लगे एक सोशल स्टेटस की। जब उनको नहीं मिली तो वो जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ इंक्लाइंड हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, द एंटायर मर्चेंट क्लास स्टार्टेड टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू दीज टू रिलीजन्स। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में इंडिविजुअली। पहले समझते हैं कि लाइफ ऑफ महावीरा, इसको यहां से समझते हैं। महावीर जो हैं, ही वॉज बॉर्न इन कुंडरग्राम नियर वैशाली। ये क्षत्रिय परिवार से थे। इनफैक्ट दोनों ही क्षत्रिय परिवार से थे। बोथ महावीर एंड गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय परिवार से थे। एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम एन एसेटिक एंड वंडर्ड फॉर 12 years। 12 साल घूमने के बाद इनको एक्चुअली में निर्वाणा, एक्चुअली में स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हुआ। इसको कहते हैं केवाला गना। और उसके जो फॉलोअर्स थे उनको कहते थे जैन्स। ठीक है दोस्तों, इन्होंने लगभग 30 साल तक प्रीच किया अपने डॉक्ट्रिन्स को। और लगभग 72 years में, एट द एज ऑफ 72 ही डाइड नियर राजगृह। ठीक है। अब इनकी टीचिंग्स के बारे में समझते हैं। इनकी टीचिंग्स दोस्तों महावीर जैन की 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। इन 3 प्रिंसिपल को कहा जाता है त्रिरत्न, द 3 gems ऑफ जैनिज्म।
नंबर 1, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। देखिए यहाँ पे राइट शब्द जो इस्तेमाल किया गया है ना, राइट, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल होने वाला है, लेकिन फिलहाल हम इन चीज़ों को समझते हैं। राइट फेथ का मतलब होता है कि बिलीफ इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा। राइट नॉलेज का मतलब ये होता है कि एक्सेप्टिंग द थ्योरी दैट देयर इज नो गॉड, ईश्वर बोलकर कोई चीज़ नहीं है, देयर इज नो गॉड, दैट द वर्ल्ड हैज़ बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं उन सब के अंदर एक सोल है। और राइट कंडक्ट के अंदर 5 ऐसे चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए सो एज टू मेक योर एवरी कंडक्ट एज अ राइट कंडक्ट। जैसे यू डू नॉट इंज्योर लाइफ, you do not lie, you should not steal, you should not acquire property and you should not lead a immoral life। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ डॉक्ट्रिन्स है, जैसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ अहिंसा, जो यहाँ से इनकी टीचिंग से क्लियरली निकल कर आता है। इसके अलावा हर एक इंसान में सोल होता है, ये समझ में आता है, लेकिन एनिमेट जिसके अंदर लाइफ है और इनएनिमेट यानी कि पेपर पेंसिल इन सब में भी ये कहते हैं सोल होता है, और वेरियस डिग्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। ही एडवोकेटेड अ वेरी होली एंड एथिकल कोड ऑफ लाइफ। इवन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना भी ये समझते थे कि ये एक सिंफुल काम है, ये घटिया काम है। क्यों? क्योंकि आप इसमें अर्थ को इंजरी दे रहे हो, इसमें आप एनिमल्स को इंजरी दे रहे हो। तो एसेटिसिज्म जो है वो चरम सीमा पे थी। और प्रैक्टिस ऑफ स्टारवेशन, भूखे रहना है, नंगे घूमना है, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉर्चर करोगे तो आपको जो है मोक्ष मिलेगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये इवेंचुअली बैकफायर करती है, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड है ये वाला पोर्शन। आगे देखते हैं जैनिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। पहले चीज़ तो ये कि जैनिज्म स्प्रेड करने के लिए संघ बनाए गए, और ये संघ के अंदर मेन और वुमेन दोनों थे। इसके अंदर कुछ लोग मॉन्क्स थे और कुछ लोग नॉर्मल फॉलोअर्स थे। नॉर्मली संघ जो है ये सबसे ज़्यादा रैपिडली फैला इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में और कर्नाटका में। मेन लोग जो इनको फैलाने में मदद किए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो कि मौर्यन डायनेस्टी के हैं। खड़ावेला जो है वो कलिंगा डायनेस्टी है। खड़ावेला बेसिकली छेडीज हैं। रॉयल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया जैसे कदम्बाज, चालुक्यस, राष्ट्रकूट, ये सब लोगों ने भी जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया। एट द एंड ऑफ द 4th century BCE देयर वाज अ सीरियस फैमिन। गंगा के घाट पे बहुत भयंकर एक फैमिन हुई 4th century में, और इसकी वजह से कई सारे जैन मॉन्क्स जो है वो साउथ इंडिया चले गए, और उनको लीड कर रहे थे भद्रबाहु जो साउथ में चले गए अलॉन्ग विद चंद्रगुप्त मौर्य। जगह का नाम था जहाँ पे साउथ में लोग गए थे, उसका नाम है श्रवणबेलागोला, जो कि कर्नाटका में है। अब क्योंकि इस फैमिन की वजह से एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स साउथ में चले गए लेड बाई भद्रबाहु अलॉन्ग विद किंग चंद्रगुप्त मौर्य, तो जो लोग ऊपर रह गए, नॉर्थ में रह गए, दोज हु स्टेड बैक, वो लोग को लीड करने लगे स्थूलबाहु। तो स्थूलबाहु जो है वो नॉर्थ में रह गए और भद्रबाहु जो है वो साउथ में चले आए। इसी से डिवीजन शुरू हो जाता है, और जो लोग ऊपर रह गए दे बिकेम श्वेतांबर्स, और जो लोग साउथ में आ गए दे बिकेम दिगंबर्स। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। दिगंबर्स मतलब वे लोग जो नेकेड घूमते हैं। अब बात करते हैं पहला जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? पाटलिपुत्र में। दूसरा कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? वल्लभी में। और इसी वल्लभी में जो सेकंड जैन काउंसिल थे, इसी में फाइनल कंपाइलेशन किया गया था एंटायर जैन लिटरेचर का, जिसको 12 अंग्स में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म के बारे में दोस्तों। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो है, इनकी पैदाइशी जो है वो 567 BCE में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में। इनकी मम्मी का देहांत जो है इनके पैदा होते समय हो गया था। तो शुरुआती तौर से बचपन से इनको उनकी आंट प्रजापति गौतमी ने पाल पोस कर बड़ा किया। 16 साल में गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है यशोधरा से, और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम है राहुल। उसके बाद ये एक दिन अपने महल से निकलते हैं गौतम बुद्ध, और इनको कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे एक बूढ़ा इंसान दिखता है, एक बीमार आदमी दिखता है, एक लाश दिखती है, और एक एसेटिक जो है, ये एक एसेटिक में टर्न हो जाता है। इनको वर्ल्ड मटेरियल लाइफ से मतलब उठ जाता है, और फिर ये 7 साल तक इधर उधर भटकते हैं एक सही टीचर के लिए, सही ज्ञान के लिए। और उसके बाद जब उनको नहीं मिलता है तो अंत तक वो एक बोधि ट्री के नीचे जाके बैठते हैं, जो कि बोध गया में है, और फिर वहाँ पे इंटेंस प्रार्थना मेडिटेशन करते हैं। अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 35 उनको निर्वाणा मिलता है, एनलाइटनमेंट मिलता है। इसीलिए बुद्धा और द एनलाइटेंड वन कहते हैं। उन्होंने अपनी पहला ज्ञान जो है वो सारनाथ में लिया था, बनारस में, और उसके बाद से वो 45 ईयर्स तक सिर्फ लोगों को ज्ञान बांटते रहे एज अ प्रीचर। इनकी मृत्यु जो है 80 साल में हुई, जब वो 80 साल के थे, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इनके कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स जो इनके भक्त थे, जो इनके स्टूडेंट्स थे, इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स जो हैं, वो है सारीपुट्टा, मोंगलन्ना या मोगलन्ना, आनंदा, कसप्पा और उपाली। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछे जा सकते हैं। बड़े बड़े राजा जो मगध के थे, जैसे बिम्बिसारा जो हरियनका डायनेस्टी के थे, अजातशत्रु हरियनका डायनेस्टी के थे, ठीक है। इसके अलावा और भी अलग अलग एरियाज में अलग अलग राजाओं ने इन पर्टिकुलर बुद्धिज्म को जो है एक अपना जो है उनको अपनाया। जैसे बहुत बड़े बड़े राजा जो मगध के थे, जैसे बिम्बिसारा, अजातशत्रु जो कि हरियनका डायनेस्टी के राजा थे अंडर द मगध एम्पायर, तो ये लोगों ने भी बुद्धिज्म को अपनाया।
इसके अलावा एक चीज़ बड़ी अच्छी थी यहाँ पे कि बुद्धा या बुद्धिज़्म में इन्होंने कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जैसे भगवान है कि नहीं, सोल है कि नहीं, इन सब में रीबर्थ है कि नहीं, इन सब में ये कभी भी अपने आप को नहीं फंसाए, कभी भी नहीं, ठीक है, कभी भी कन्फ्रंट नहीं किए। अब टीचिंग्स अगर बुद्धा की बात करें तो बुद्धा की टीचिंग 4 नोबल ट्रुथ से है। पहला, पृथ्वी में सिर्फ सफरिंग है और सफरिंग का कारण अनएंडिंग डिजायर है, और डिजायर को अगर आप अपनी लाइफ से हटा दें तो आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन आप हटाएंगे कैसे? अगर आप 8 फोल्ड पाथ का फॉलो करेंगे, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेंगे, जैसे राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ही लेड द ग्रेट एम्फोसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा पे बहुत यकीन करते थे। ही टॉट दैट सोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इवन अंडर द ग्रेवेस्ट प्रोवोकेशन, हमको किसी भी तरीके से गुस्सा नहीं लाना है, हमको अगर किसी सामने वाले को कॉन्कर करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार और कंपैशन से। ही वॉज ए वेरी रैशनलिस्ट पर्सन, और किसी भी चीज़ को ब्लाइंड तरीके से मानते नहीं थे, हर चीज़ के पीछे एक एक्सप्लेनेशन देते थे। देयरफॉर बुद्धिज्म वाज मोर ऑफ लाइक ए सोशल रिवोल्यूशन दैन अ रिलीजियस रिवोल्यूशन। ये कहा जा सकता है, ये मेंस में इस तरह का स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें कि बुद्धिज्म को स्प्रेड कैसे किया गया, तो सबसे पहले बुद्धा जो है इनके 2 अलग अलग डिसाइपल्स थे, इंपॉर्टेंट, एक अलग अलग कैटेगरी के डिसाइपल्स थे, एक जो मॉन्क्स थे, भिक्षुक्स, और दूसरे जो वर्शिपर्स थे, उपासिकाज। जो भिक्षुक्स थे उन्होंने संघ बनाया, और फिर संघ के अंदर मेल फीमेल दोनों आए विदाउट एनी कास्ट, और संघ के अंदर एक स्पेशल कोड बनाया गया फॉर द नन्स। इस संघ के अंदर जो लोग मॉन्क्स थे, इंपॉर्टेंट डिसाइपल उसी के अंदर थे, जैसे सारीपुट्टा, मोग्गलान्ना, आनंदा, ठीक है। संघ जो है वो गवर्न होता था डेमोक्रेटिक लाइन्स पे, और ये एम्पावर्ड था टू एनफोर्स द डिसिप्लिन अमंग द मेंबर्स। तकरीबन अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, एक फेमस मौर्यन एम्परर जिनका नाम अशोक है, उन्होंने भी बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, और उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया अलग अलग जगह पे, जैसे वेस्ट एशिया और सेलोन। सेलोन मतलब आज का श्रीलंका। सो बेसिकली एक लोकल रिलीजियस सेक्ट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वर्ल्ड रिलीजन बिकॉज ऑफ अशोका। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो राजगृह में हुई थी। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुआ था वैशाली में। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो वो था पाटलिपुत्र में, और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो वो था कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। अब बुद्धिज्म में भी 2 ग्रुप बन गए, एक हीनयाना और दूसरा महायाना। महायाना जो सेक्ट है दोस्तों, ये 4th काउंसिल में सामने आया। हीनयाना और महायाना में फ़र्क यह है दोस्तों कि महायाना में बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया है, हीनयाना में बुद्ध को एक टीचर का दर्जा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बुद्धिज्म को अलग अलग 5 आफ्टर दी बुद्धा के जो टेक्स्ट हैं, बुद्धा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्स्ट हैं, वो कंपाइल किए गए आफ्टर 500 ईयर्स ऑफ द बुद्धा डेथ। बुद्धा के मरने के 500 साल बाद जो कंपाइल किए गए बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वो उनका नाम है त्रिपिटकास या त्रिपिटकास। इसके अंदर सुट्टा है, विनय है, अभिधम्मा है, ठीक है। और इस सब के सब जो टेक्स्ट हैं दोस्तों, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि पाली लैंग्वेज जो है वो कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, उसको समझना आसान था, ठीक है दोस्तों। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि महायाना, जहाँ पे बुद्धिज्म को भगवान माना जाता था, जहाँ पे आइडल वर्शिप करी जाती थी, वहाँ पे स्लोली करप्शन आने लगा महायाना में। वहाँ पे भी ऑफरिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड होने लगे, और इसीलिए डिटोरिएट करने लगे मॉरल स्टैंडर्ड्स को। इसके अलावा वहाँ पे भी जो सैक्रिफाइसेस, वहाँ पे भी जो रिचुअल्स, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने लगे महायाना में। और साथ ही साथ हून्स का अटैक होने लग गया 5th और 6th सेंचुरी में। इसके अलावा टर्किश अटैक भी हुआ 12th सेंचुरी में, जिससे बहुत सारे मोनास्ट्रीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। और इसी तरीके से सडनली हमारा जो बुद्धिज्म है, और इसी तरीके से ग्रेजुअली जो है बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया भारत में। अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन कल्चर में, तो सबसे पहली चीज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा हमें बुद्धिज्म से मिला है। उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर जो है, जैसे कि स्तूपा या चैत्य या विहारा, ये हमें वहाँ से मिला है बुद्धिज्म से। इसके अलावा उन्होंने रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन को जो है प्रमोट किया है, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। पाली लैंग्वेज के प्रमोशन की वजह से बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप हुए हैं। और इसके अलावा इन्होंने प्रमोट किया है द स्प्रेडिंग ऑफ इंडियन कल्चर टू द एंटायर पार्ट्स ऑफ द एशिया। एशिया के हर एक पार्ट में इंडिया के कल्चर को प्रमोशन में भी बुद्धिज्म का रोल रहा है। तो आई होप आपको जैनिज्म बुद्धिज्म के इस कॉन्टेक्स्ट में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपके किसी काम के लग रहे हैं, रिवीजन के पर्पज से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।